वापस करना पड़ेगा। प्रिय छात्राओं, पिछले कालांश में हमने यूनान के महान चिंतक प्लेटो के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उनके सर्वाधिक श्रेष्ठ शिष्य अरस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। अरस्तु भी यूनान के थे और वे प्लेटो के योग्यतम शिष्य थे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। इसका कारण भी था क्योंकि प्लेटो का अध्ययन दर्शनोन्मुखी था। वे दार्शनिक तथा आदर्शवादी चिंतक थे, जबकि अरस्तु यथार्थवादी चिंतक थे। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक शाखा बनाने का प्रयत्न किया। अरस्तु का जन्म एथेंस से दूर स्टेगिना नगर में हुआ। उनके पिता मकदूनिया राज्य के राजवैद्य थे। राजवैद्य होने के कारण अरस्तु का प्रारंभिक जीवन बहुत आनंद से कटा। वे बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसी कारण से प्राणी शास्त्र विषय में उनकी गहरी रुचि थी। 17 वर्ष की उम्र में अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी में प्रवेश ले लिया। प्लेटो भी अकादमी में अपने इस शिष्य से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु को ये उम्मीद थी कि इस अकादमी का प्रमुख उनको बनाया जाएगा, लेकिन उनको तब बहुत निराशा हुई जब प्लेटो की अकादमी का प्रमुख उनके भतीजे को बना दिया गया। दुखी होकर अरस्तु ने अकादमी को छोड़ दिया और वे यूनान में भ्रमण पर निकल पड़े। घूमते घूमते वे मकदूनिया पहुँचे और वहाँ मकदूनिया के राजकुमार के शिक्षक या गुरु बने। उनका जो शिष्य था बाद में दुनिया के महान सम्राटों में से एक सिकंदर के नाम से विख्यात हुआ। 335 ईस्वी में अरस्तु ने अपना विद्यालय खोला, जिसका नाम लाइजियम रखा गया। कुछ वर्षों बाद अरस्तु का हर्मियास के निरंकुश राजा की पुत्री के साथ विवाह संपन्न हुआ। अरस्तु का वैवाहिक जीवन बहुत आनंदमय था। इसी कारण शायद उन्होंने प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा का विरोध किया। राज परिवार से होने के कारण से दास उनकी सेवा में लगे रहते थे। इसीलिए एक अनुचित बात होते हुए भी अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु की मुख्य रचनाएं। अरस्तु ने अपने जीवन में लगभग 400 ग्रंथ लिखे। गणित को छोड़कर ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिस पर अरस्तु ने पुस्तक न लिखी हो। इसलिए उन्हें प्राकृतिक विज्ञानों का पिता भी कहा जाता है। कला और विज्ञान दोनों पर ही उनका समान अधिकार था। अरस्तु की मुख्य पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था, जो उनकी सबसे मुख्य पुस्तक थी। इस पुस्तक की महत्ता इसलिए भी है कि बहुत से विचारक आज तक भी इसे राजनीति विज्ञान पर लिखी हुई श्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं। डॉक्टर जेलर का कहना है कि यह न केवल प्राचीन धरोहर है, बल्कि आज तक के शासन के लिए बड़ी देन है। डॉक्टर बार्डल का कहना है कि अपने विषय पर पॉलिटिक्स सबसे अधिक प्रभावक और गंभीर ग्रंथ है। हालांकि पॉलिटिक्स प्लेटो के रिपब्लिक के समान सुंदर ग्रंथ नहीं है, बल्कि अव्यवस्थित और विषय परिवर्तन से भरा पड़ा है। कई जगह तो पॉलिटिक्स में विचारों को जोड़ने वाली कड़ी भी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि जो व्याख्यान अरस्तु ने समय समय पर अपने शिष्यों को दिए, उनका उनके शिष्यों ने संकलन करके पुस्तक का स्वरूप दिया, जिसका नाम पॉलिटिक्स रखा गया। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है और इसे लिखने में ऐसा लगता है कि 15 वर्ष का समय लगा। इसमें 8 भाग हैं। भाग नंबर 1, जिसमें राज्य की प्रकृति और दास प्रथा का वर्णन है। राज्य की प्रकृति के संबंध में अरस्तु का कहना था कि परिवार सबसे छोटी इकाई है
परिवार प्रथा पर उसका पूर्ण विश्वास था। इसी प्रकार उसने दास प्रथा का भी इस अध्याय में समर्थन किया है। भाग नंबर 2 में अरस्तु ने पूर्व सिद्धांतों का ऐतिहासिक विवेचन किया है और प्लेटो के आदर्श राज्य का अध्ययन करके उसको कल्पना बताया है, उसका विरोध किया है और ऐसा भी कहा है कि प्लेटो का राज्य पृथ्वी पर अवतरित होना बहुत कठिन है। भाग नंबर 3 जिसमें संविधान के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है, विशेषकर राजतंत्र का वर्णन है। भाग नंबर 4 इसमें संविधानों का वर्गीकरण है। कहते हैं कि अरस्तु ने अपने जीवन में 158 संविधानों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के पश्चात उसने संविधानों का वर्गीकरण किया और उनकी आलोचना या प्रशंसा की। भाग नंबर 5 में अरस्तु ने राज्यों में होने वाली क्रांतियों का वर्णन किया है। क्यों किसी राज्य में असंतोष जन्म लेता है, जिसके कारण से क्रांतियाँ होती हैं और इन क्रांतियों को किस प्रकार से रोकना चाहिए। अगले अध्याय में अरस्तु ने लोकतंत्र और धनिक तंत्र का विवेचन करके इसके गुण दोषों का वर्णन किया है। अगला अध्याय जो 7वें नंबर का है, उसमें अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का वर्णन किया है, जिसमें मध्यम वर्गीय राज्य को अपनाया गया है। और भाग 8 में आदर्श राज्य तथा विभिन्न संविधानों और उनकी समस्याओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अरस्तु का परिचय पूरा होता है। अगले कालांश में हम अरस्तु ने राज्य के संबंध में क्या कहा है इसका वर्णन